नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हमने संविधान भाग 2 नागरिकता और भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करते हैं अपने संविधान का भाग 3। और उसमें अपने बात करेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बात करेंगे। संविधान के भाग 3 में जो हमारे अनुच्छेद दे रखे हैं वो 12 से लेकर 3 तक है, उसकी चर्चा की गई है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार क्या है उनकी चर्चा करते हैं। इसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार का है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो संविधान का जो भाग नंबर 3 है उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार हमने किस देश से ग्रहण किए हैं? ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। अमेरिका के संविधान से, बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है हमारा मौलिक अधिकार। अगर आगे हम देखें इसके संदर्भ में दूसरी जानकारियों के बारे में देखें तो संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक विवरण मिलता है। मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करें भारत के संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो वो हमारे मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 है, क्योंकि हमने 7वां मौलिक अधिकार जो था हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटा दिया। कहाँ से हटा दिया? अनुच्छेद 31 से हटा दिया। तो एक बात का ध्यान रखना, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से हमने जो 7वां हटाया था वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया था। कब? 1978 को। और किस अनुच्छेद से हटाया? अनुच्छेद 31 से हटाया था। उसे हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया है। और वो संविधान का जो भाग नंबर 12 के 301 में कानूनी अधिकार बना दिया है, एक लीगल राइट बना दिया है। तो अब ये मौलिक अधिकार न होकर एक कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। इसका ध्यान रखना। तो ये आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वो 6 मौलिक अधिकार कौन है उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका विवरण मिलता है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद जो हमारा अगला मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इसके बीच में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 तक। और संवैधानिक उपचारों के संबंध में अधिकार, अनुच्छेद 32 तक है। ये हमारे मौलिक अधिकार है जिनके बारे में अपने चर्चा करेंगे विस्तृत तरीके से। पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में। जो 12 क्या कहता है, या यूँ कहें अनुच्छेद 12 से 35 तक विवरण के रूप में देखते हैं। अनुच्छेद 12 और 13 मौलिक अधिकारों को आधार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जिन्हें मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है, यहाँ पर राज्य किसे कहा गया है? देखिए, राज्य वैसे कई जगह तो अपने प्रांत को कहते हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब है, ये क्या है? प्रांत है। कई जगह राज्य देश को कहा जाता है, लेकिन संविधान के भाग नंबर 3 में राज्य किसी और चीज़ को कहा गया है। कैसे? अनुच्छेद जो 12 है वो बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या है, कौन राज्य होगा। अनुच्छेद 12 के अनुसार संसद के सभी सदस्य, जिसे बोलते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सभी राज्य होंगे। दूसरी बात, राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य यानी MLA की बात हो रही है कि जितने भी राज्यों के MLA है वो सारे कौन होंगे? राज्य होंगे। उसके अलावा अतिरिक्त बात करें तो स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटीज़ है वो वाले, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत में है, जिला बोर्ड है, नगर पालिका है, यहाँ के सरपंच, प्रधान, प्रधान सारे क्या है? राज्य है। अगर हम राज्य की डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें तो ये होंगे। इसके अलावा अन्य प्राधिकारी जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे LIC कंपनी है,
ONGC है, सेल कंपनी है, ये सारी की सारी क्या है, राज्य है। तो अनुच्छेद जो 12 है वो आपको राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य कौन होगा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। साथियों, अनुच्छेद 12 को हम किस लिए पढ़ते हैं? वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इनमें से कौन सा राज्य कर रहा है, उसके बारे में होता है। आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी यहाँ पर अनुच्छेद 13 बताता है कि मौलिक अधिकारों को जो कम कर रही है या उनका अल्पीकरण कर रही है वो अपने आप शून्य हो जाएंगी। कैसे? तो परीक्षा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे डीप क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल्स के अंदर से, तो वहाँ पर अपने देखते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। तो इसमें अनुच्छेद 13(1) में क्या कह रखा है? 13(1) कहता है कि संविधान से पूर्व निर्मित विधियों जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि हमारे संविधान लागू होने से पहले ऐसा कोई भी कानून बना है जो आपके मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, तो ऐसे कानून अपने आप ही जीरो हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यानी संविधान लागू होने से पहले अगर कोई ऐसे नियम है जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करते हों तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सती प्रथा था, तो उसके तहत ये था कि महिलाओं को सती होना अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान संविधान इस प्रकार की किसी को भी इजाज़त नहीं देता है। अगर ऐसा कोई कानून होगा जिससे किसी के जीवन जाने का खतरा है, वो अपने आप शून्य हो जाएंगी। तो ये ऐसी विधियाँ जो संविधान से पूर्व की हैं, जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हैं, वो शून्य हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अनुच्छेद 13(2) के बारे में। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है। देखिए, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा बिल पास नहीं करेगी जिससे लोगों के मौलिक अधिकार कम हो। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 14 कहता माफ़ कीजिए, अनुच्छेद 13(2) कहता है कि ऐसा कोई भी राज्य कानून नहीं बनाएगा जिससे आपके मौलिक अधिकार कम होते हों। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 13(3). अनुच्छेद 13(3) क्या कह रहा है? अनुच्छेद 13(3) कह रहा है कि विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अध्यादेश होता है ऑर्डिनेंस, आदेश होता है ऑर्डर। ऐसा कोई भी ऑर्डर या अध्यादेश जिससे आपके मौलिक अधिकार कम होते हैं, या ऐसी कोई रूढ़ियाँ, परिपाटियाँ जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करें, तो वो अपने आप शून्य हो जाएंगी। तो एक तरीके से ये देखें तो ये भी अपने आप ख़त्म कर रही है। कुल मिला के जमा जोड़ भाग ये है कि अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 13(4) के बारे में। 13(4) क्या कह रहा है? 13(4) कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं है। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। इन्होंने कहा कि अगर संविधान संशोधन किया जाता है 368 में, अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन है, तो वो 13 के अर्थ में विधि नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, वो कानून नहीं कहलाएगा। मतलब संविधान संशोधन को हावी बताया है अनुच्छेद 13 पे, ध्यान रखना। और ये बात हमने डिक्लेयर की थी अनुच्छेद 13 के संदर्भ में। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, उस संदर्भ में। तो ये आप महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) पढ़ना पड़ेगा। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप CTE का एग्ज़ाम दे रहे हो या वीडियो का, ग्राम सेवक का, SSC, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको खाली इस आर्टिकल में ये चीज़ पढ़नी है कि मौलिक अधिकारों को असंगत करने वाली और उसको अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी। अनुच्छेद 13 में ही न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है। ध्यान रखना, क्या है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। अगर आपसे पूछे न्यायिक पुनरावलोकन का आभास कहाँ होता है, तो आप कहना अनुच्छेद 13 में इसका अलग है, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है जी, ये हो जाता है महत्वपूर्ण। तो आगे हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 12 और 13 तो मौलिक अधिकारों को आधार प्रदान करते हैं। चलिए जी, आगे हम चर्चा करते हैं इसके संदर्भ में। तो
आज का हमारा पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। देखिए, समानता सभी में होनी चाहिए, किसी में जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी के आधार पर भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता का अधिकार अपना पहला मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसके बारे में पढ़ेंगे। समानता का अधिकार, तो इसमें समानता के अधिकार में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता। ठीक है जी, यानी यहाँ पे बताया अनुच्छेद 14 क्या बताता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का मतलब है, ये हमने किस देश से ग्रहण किया है, ये हमने ब्रिटेन देश से लिया है। ये नकारात्मक अवधारणा है। अगर हम देखें विधियों का समान संरक्षण, तो ये अमेरिका से लिए, ये सकारात्मक अवधारणा है। ये कैसे, अगर हम इनके बारे में बात करें, ब्रिटेन से जो हमने लिया है विधि के समक्ष समता, कानून सबकी नज़र में बराबर होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कानून तक सभी की पहुंच बराबर होगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून का दरवाज़ा कभी भी खटखटा सकता है, उसके साथ न्याय होगा। तो ये अनुच्छेद 14 के बारे में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अनुच्छेद 14। जबकि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, है ना, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भी विभेद पर प्रतिषेध है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मूल वंश यानी ओरिजिन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 है, इसके बारे में अपने विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरीके से है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, इसमें और आप क्या चाहते हो, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके लाइक, कमेंट और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे, हम मतलब आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप हमारे लिए इतना तो काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 15(1) के बारे में। अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है, देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार बड़ी भर्तियों की तैयारी कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर पूछता है के बारे में। जैसे अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य को आदेश दिया जाता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, कई बार एग्जामिनर ये सीक्वेंस पूछ लेता है या पूछ लेता है इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना धर्म भी है, जाति भी है, मूलवंश भी है, लिंग भी है, जन्म स्थान भी है, आदि के आधार पर नागरिकों के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात बताता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15(1) के तहत। जबकि 15(2) क्या कहता है, 15(2) कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक होटल, कुएं, तालाब, मनोरंजन के स्थल है, सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी दुकान में कोई भी जा सकता है, सार्वजनिक होटल है, कोई भी होटल में खाना खाने के लिए जा सकता है, कुओं पे पानी लाने के लिए जा सकता है, तालाबों आदि पर जा सकता है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य सभी के साथ समान रूप से समान व्यवहार करेगा सभी के साथ में। तो नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 15(3). अब अनुच्छेद 15(3) जो है, 15(4) है, 15(5) है, 15(6) है, ये अपवाद है। अपवाद कैसे है कि राज्य यहाँ पर थोड़ी बहुत छूट देता है। कैसे, अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं को छूट देता है और बालकों को छूट देता है। राज्य महिलाओं व बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। जैसे अगर हम बात करें महिलाओं पर कोई घरेलू हिंसा या शोषण होता है तो उसके लिए राज्य कोई कानून या विधि बना सकता है जिसके तहत महिलाओं को विशेष अधिकार दे सकता है। तो नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं अनुच्छेद 15(4) के बारे में। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग यानी SC, ST, OBC को विशेष प्रावधान, यानी शिक्षा के अंदर उन्हें आरक्षण दिया गया है कि उनके सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दिया गया है SC, ST, OBC को। और ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद कहता है 15(4). अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है कि पिछड़े हुए वर्ग जो SC, ST, OBC है उनको सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, जैसे सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर इन लोगों के लिए एडमिशन में आरक्षण होगा। सो इसके
बाद नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 15(5) के बारे में। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण SC ST OBC को, हायर एजुकेशन जैसे कोई कॉलेज कर रहा है तो वहाँ पर एडमिशन में SC ST OBC को रिजर्वेशन होगा। तो ये अनुच्छेद 15(5) कहता है। जबकि अनुच्छेद 15(6) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(6) कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसे EWS कहते हैं, यानी सामान्य वर्ग से जिसे अलग किया गया है, उनको सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की बात कही गई है। और कितने 10% आरक्षण दिया गया EWS को। तो EWS एक अलग वर्ग है, SC ST OBC एक अलग वर्ग है। तो EWS के लिए अनुच्छेद 15(6) है, जबकि SC ST के लिए अनुच्छेद 15(4) और 15(5) है। ये ध्यान रखना, ये सरकारी शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन में आरक्षण है। तो ये अनुच्छेद 15 हो गया जिसके बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 क्या कहता है उसकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 16 के बारे में पहली बात करते हैं कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, राइट टू अपॉर्चुनिटी, अवसर की समता है मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को मौका मिलेगा। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) बताता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समता, यानी अनुच्छेद 16(1) कहता है कि सरकारी नौकरियां निकलेगी उसमें राज्य किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, सभी को पद और नियुक्ति में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, खुली भर्ती परीक्षा होगी, कोई भी शामिल हो सकता है। तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) सरकारी नौकरियों में समानता के अधिकार को बात करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति राज्य की नज़र में बराबर है, सभी को मौका मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 16(3) और 16(4), 16(5) और 16(6) ये जो है ये अपवाद है जिनको शामिल किया गया। तो अपने बात करते हैं अनुच्छेद 16(3) के बारे में। निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है, जबकि 16(1) ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 16(3) कहता है कि राज्य विशेष जो क्षेत्र है उनके लिए निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। कैसे? जैसे कोई राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया है, ट्राइबल आदिवासी एरिया है, तो वहाँ पर क्षेत्र के आधार पर रिजर्वेशन दे सकता है, ध्यान रखना। तो ये अनुच्छेद 16(3) बात कहता है। तो इस प्रकार से ये अपवाद है जहाँ पर रोजगार के लिए क्या है कि राज्य ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। SC ST OBC को अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण होगा। जबकि अनुच्छेद 16(4)A पदोन्नति यानी प्रमोशन में SC ST को आरक्षण होगा। ये हमने 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया था, जिसके तहत ये है कि SC ST के जो लोग हैं सरकारी नौकरी में जो प्रमोशन होता है उसमें भी आरक्षण है अनुच्छेद 16(4)A के तहत। तो यहाँ पर OBC को प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, लेकिन SC ST को ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 16(5) के बारे में। 16(5) के बारे में बात करने से पहले 16(6) के बारे में बात कर लेते हैं। 16(6) कहता है कि EWS को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। तो EWS जो है उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, कितने 10% आरक्षण है। और ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 16(6) कहता है। अब बात आती है कि 16(5) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(5) कहता है कि राज्य किसी समुदाय और धर्म विशेष के व्यक्ति को उसके समुदाय के अनुसार नियुक्ति दे सकता है। यानी अगर कोई सरकार कोई ट्रस्ट बनाती है, न्यास बनाती है, ट्रस्ट बनाती है, उसमें जिस समुदाय का वो ट्रस्ट होगा उसमें उसी समुदाय के व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, और सिख है तो सिख है। ऐसा अनुच्छेद 16(5) के तहत कर सकती है। तो यह अपना अनुच्छेद 16 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बाद में अनुच्छेद 17 के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। देखो, प्राचीन पहले के समय में भेदभाव होता था, भी किसी को हाथ लगा देते थे तो अपवित्र हो जाता था। तो ये छुआछूत अनटचेबिलिटी जैसी है, उसको अनुच्छेद 17 के तहत इसको ख़त्म किया गया है। हम अब किसी के साथ में अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा आचरण करते हैं तो हमें दंडित किया जा सकता है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। तो हम किसी के साथ में ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 बताता है कि अस्पृश्यता का अंत, जबकि अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत। उपाधि कैसे? जैसे राजा, लॉर्ड साहब, राय साहब, केसरे हिंद, है ना, ऐसे वीर जैसी कोई भी उपाधियां नहीं दी जाएगी। ये उपाधियां केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में दी जाएगी। सेना में कैसे? जैसे
अगर हम बात करें सेना में कैसे, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र ऐसे दिए जा सकते हैं। शिक्षा में कैसे, जैसे कोई पीएचडी करता है, कोई बीए करता है, कोई एमए करता है, वो अपने नाम के साथ में ये टाइटल लगा सकता है कि जैसे सुमन एमए बीएड या फिर रवि एमए बीएड, एमएससी बीएड ऐसे हम लगा सकते हैं। भावना एमए बीएड, इंदु एमए बीएड इकोनॉमिक्स, ऐसे करके अपने कई शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी शिक्षा में हम टाइटल का यूज कर सकते हैं। लेकिन केसर ए हिंद, राय बहादुर ऐसे कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेना के अंदर जो देश की सेवा करता है वो ऐसे टाइटल का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 ये हो गया हमारा जो पहला समानता का अधिकार पूरा हो गया, जिसके अंदर हमने बात की थी समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 बताता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 बताता है कि जाति, धर्म, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 15 हो गया। नेक्स्ट अपने 16 अवसर की समता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा, उसमें बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है कि किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। अब जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे जी। चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता विषयक 6 मौलिक स्वतंत्रताएं, यानी अनुच्छेद 19 में कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। लेकिन जब संविधान बना था उसमें 7 मौलिक स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। तो कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, तो अपने कहेंगे 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो चलिए इनके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं कि ये क्या क्या है, किस प्रकार से है। तो इसमें हम जो पहला है अनुच्छेद 19(1)(a), ये क्या कहते हैं, अनुच्छेद 19(1)(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति अपने कोई भी विचार रख सकता है और कोई भी अपने हाव भाव प्रदर्शन करना, चित्र बनाना, है ना, इशारे करना, ये 4 चीज़ें शामिल है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, यानी जो अखबार इतना निडर होकर चीज़ लिखता है वो हमारा संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ऐसी स्वतंत्रताएं मिलती हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ही हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार से किसी भी मामले में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19(a) के तहत है, ध्यान रखना ये। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं अनुच्छेद 19(a)(b) के बारे, 1 का बी के बारे में। अनुच्छेद 19(1)(b) के बारे में बात करते हैं, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों से सम्मेलन करना। कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की अनुमति देता है। लेकिन ध्यान रखना अनुच्छेद 19(2) युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाता है, अब हथियार लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। फिर अगला आता है हमारे अनुच्छेद 19(1)(c), सी से एस संरचना, यानी हम संघ बनाने, सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। हम अपना कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, राज्य हमें रोकेगा नहीं। ये अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत है। देखिए इन, अगर आपको ये अनुच्छेद याद नहीं हो रहे हैं तो इनको आप एक एक दो बार पढ़ें, वीडियो को पॉज करके समझें कि क्या चीज़ कही गई है। अगर फिर भी समझ नहीं आते तो बार बार देखो, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करो, निश्चित रूप से आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 19(1)(d) के बारे में। अनुच्छेद 19(1)(d) बताता है कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम फिर सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत। ये आपको सब आर्टिकल भी याद रखना, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में सब आर्टिकल भी पूछते हैं, यानी उप अनुच्छेद भी पूछते हैं। लेकिन अगर आप CET वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछेंगे प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19(1) में है, ए में, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 1D के बारे में बात करते हैं। 1D कैसे, अनुच्छेद
1D के बारे में कैसे है, तो वहाँ पे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास कर सकता है, राज्य उसको रोकेगा नहीं, कहीं पर भी बस सकता है, राज्य रोकेगा नहीं। अगला है अनुच्छेद 19(1)(f)। अब ये ध्यान रखना, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 19(1)(च) भी आ सकता है, ध्यान रखना, च हो या एफ हो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वर्तमान में अभी रिक्त है, खाली पड़ा हुआ है, ये अभी नहीं है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला था, इसको हटा दिया गया है। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 19(1)(g), यानी भारत राज्य क्षेत्र में वृत्ति, व्यापार और कारोबार। भारत राज्य क्षेत्र में आप कोई भी कारोबार कर सकते हो, रेडी लगा सकते हो, कोई भी नौकरी लग सकते हो, आपको राज्य रोकेगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, अनुच्छेद 19(1)(a) से लेकर अनुच्छेद 19(1) जो G तक है उन पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19(1)(2). कैसे प्रतिबंध लगाता है, जैसे मैंने अभी बताया है कि अनुच्छेद 1(a) के तहत जैसे इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 19(1) के बारे में बताया गया कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने से मतलब आप किसी को गाली नहीं निकाल सकते हो, आप गाली नहीं निकाल सकते हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध है शांतिपूर्ण सम्मेलन करना, लेकिन आप हथियार लेके प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। संघ बनाना, संगठन बनाना, सहकारी समितियां बनानी। संघ का मतलब ग्रुप, आप कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते हो जिससे देश को खतरा हो, या कोई चोरी वाला कोई भी ग्रुप बना लो कि चलो संविधान में लिखा हुआ है तो है ही अभी संघ अपना ग्रुप बनाने का, नहीं, ऐसा अनैतिक कार्य कोई भी आप नहीं करोगे, आपको दंडित किया जा सकता है। फिर बताता है अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत भारत राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। लेकिन मान लीजिए कहीं पर कर्फ्यू लगा हुआ है, आप कहे हम तो घूमेंगे, नहीं, आप ऐसे नहीं घूम सकते, जहाँ पर प्रतिबंध है वहाँ पर घूम नहीं सकते हो। अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत आप निवास करने की स्वतंत्रता। आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास कर सकते हो, लेकिन जो TSP एरिया है वहाँ पर आप निवास नहीं कर सकते हो, या यूँ कहीं आप पड़ोसी के घर पर जाके कब्जा कर लो कि ये तो आपने कहा है कि निवास करने की, हम तो यहाँ करेंगे, नहीं। अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्त प्रतिबंध है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 19(1)(g), कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता। कारोबार वो कारोबार कर सकते हैं जो कानूनी लीगल हो, जो नैतिक हो, अनैतिक कोई भी काम नहीं कर सकते हो। जैसे आप चोरी करने लग जाओ तो बोले चोरी करना भी तो कारोबार ही है, नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिसके बारे में अपना चर्चा की। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। कैसे? अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसमें भी संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? जिसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 20(1) कहता है कि भूतलक्षी आपराधिक विधानों में संरक्षण। अपराध के समय, जैसे अगर कोई व्यक्ति आज 12 अगस्त को मान लीजिए कोई अपराध करता है तो उसको आज 12 अगस्त को जो सज़ा का प्रावधान है वही मिलेगा। ऐसे नहीं है कि जो पुराने टाइम में था वो वाली दे दे या आगे भविष्य में होगी वो वाली। अगर कोई व्यक्ति 12 अगस्त को अपराध करता है तो उसे सज़ा 12 अगस्त में जो निर्धारित है वो वाली मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। आगे बताता है अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड का संरक्षण। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। यानी अगर किसी ने पेन चोरी किया है और पुलिस ने, जज ने उसे 10 दिन की सज़ा सुना दी, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 दिन की सज़ा काट के आ गया और उसको फिर जेल में डाल देगी, चल तूने पेन चोरी किया 10 दिन और रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, 2 बार या 2 से अधिक बार नहीं दी जा सकती। ये दोहरा दंड में संरक्षण है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20(3) की बात करें तो अनुच्छेद 20(3) के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आत्म संरक्षण, यानी अपने खिलाफ किसी को भी गवाह बनाने पर रोक। पुलिस जबरदस्ती मार पीट के किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी या एविडेंस नहीं बना सकती, अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं कह सकती है। तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 20। तो 20 तक चर्चा कर ली है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और ये जो आर्टिकल है इसको 2-2 3-3 बार पढ़ें, साथ साथ में नोट्स बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।